नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बीए पार्ट सेकंड ईयर में कल मैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में चर्चा कर रहा था और 6 जो बिंदु हैं उनको कल अपन ने अध्ययन के दौरान स्पष्ट किया था। क्या क्या कारण रहे थे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के। उन 6 बिंदुओं से आगे आज हम आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे राष्ट्रवाद के और भी कारणों में कौन कौन से कारण हैं वो रहे थे, जो मैं आपको स्पष्ट कर चुका था कल ही कि हमारे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो छिड़ा था वो किन कारणों से छिड़ा था। अगर कारण नहीं होते तो शायद भारत में राष्ट्रवाद का उदय भी नहीं होता, लेकिन ये जो कारण है इन्होंने बहुत बड़ा आधार है वो भारत के राष्ट्रवाद को प्रदान कर दिया था। और इस वजह से जो भारतीय जन है वो ये सोचने लग गया कि अंग्रेजी शासन से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है और अन्याय, शोषण और उत्पीड़न है उससे हमें मुक्ति पानी है। 6 बिंदुओं से आगे अपना जो 7वां वाला पॉइंट है उस पर हम पहुंचेंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान व भारतीय साहित्य की प्रशंसा। हमारे भारत में जो ऐतिहासिक अनुसंधान हुआ था उन ऐतिहासिक अनुसंधानों का विदेशों तक में भी प्रभाव पड़ा था। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, आदि को संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन इनका जो अनुवाद है वो अंग्रेजी भाषा और जर्मन भाषा तक में हुआ था। हम ये कहें कि इनका जो प्रभाव है वो यूरोपियन देशों तक भी पूरी तरीके से पड़ा था। और हमारा जो भारतीय साहित्य है उस भारतीय साहित्य में हम देखते हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि के द्वारा साहित्य की रचना की गई थी। जब हम वेद उपनिषदों को देखते हैं तो वेद और उपनिषदों में स्वतंत्रता की बात कही गई है और प्राचीन भारत है उसमें इस प्रकार की कोई बात ही नहीं थी। और हमारा जो प्राचीन भारत का शासन है वो बिल्कुल स्वतंत्र रहा था, भारतीय जन भी पूरी तरीके से स्वतंत्र रहा था। तो ये जो ऐतिहासिक अनुसंधान हुआ था इसका बड़ा जो प्रभाव है वो भारतीयों के ऊपर पड़ा था। और साथ साथ में हमारा जो भारतीय साहित्य निम्न विद्वानों के द्वारा लिखा गया था ये साहित्य भी स्वतंत्रता की अलग जगाने वाला ही था। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि इन्होंने एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो भारतीय जनता पर डाला था और इसने एक राष्ट्रवाद की जो नींव है उसे तैयार कर दिया था। नेक्स्ट जो बात आती है भारतीय समाचार पत्रों व साहित्य की भूमिका। हमारे जो भारत है उसमें समाचार पत्र हैं इनकी भी राष्ट्रवाद में एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। कहते हैं कि समाचार पत्रों में जो भी खबर होती है उसे जनता पढ़ती है और शासन प्रशासन की अच्छाई और बुराई है उसके बारे में पूरी तरीके से जानती है। हालांकि हमारे भारत में सरकारी समाचार पत्र थे और ये जो सरकारी समाचार पत्र हैं ये जो शासन प्रशासन कोई कार्य करता था तो उनकी प्रशंसा ही बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन यहाँ देखते हैं कि उन समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका, ट्रिब्यून, पायनियर, हिंदू, केसरी, ये समाचार पत्र प्रमुखतः ऐसे थे जिन्हें भारत में छापा गया। और जो सरकारी समाचार पत्र किसी भी प्रकार के शासन प्रशासन के हुकूमत के झूठे आंकड़ों को छापती थी या जो शासन प्रशासन है वो कुछ अनुचित करता था उसको दबाने का काम करती थी, भारत के जो समाचार पत्र हैं वो सही तरीके से उन चीजों को छापते थे। और जनता जब उनका अध्ययन करती थी तो वो जानती थी कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत कितना अनुचित शासन कर रही है, भारत में प्रशासन है वो कितना अनुचित व्यवहार जनता के प्रति कर रहा है। और इन्हीं समाचार पत्रों ने
हमारे भारतीय जनता है उसमें एक चेतना जागृत की और शासन प्रशासन की बुराइयों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा था और फिर वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए खड़े हो गए थे। तो कहते हैं कि जो समाचार पत्र होते हैं वो समाचार पत्र भी अगर तटस्थ हो, निष्पक्ष हो और वो जनता को सही खबर पहुंचा देते हो तो फिर शासन की जो कमजोरियां हैं उनका आम जनता को पता लग जाता है और फिर वो शासन प्रशासन के सम्मुख उदित होकर क्रांति कर देते हैं। तो यही कार्य हमारे भारत में छपे हुए समाचार पत्रों के द्वारा किया गया था, जिनमें मैंने आपको बताया वापिस अमृत बाजार पत्रिका, ट्रिब्यून, पायनियर, हिंदू केसरी आदि ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने भारतीय जनता में एक चेतना जागृत की थी और शासन की जो कमियां हैं उनको पूर्ण रूपेण उन्होंने इंगित किया था। नेक्स्ट बात आती है इसमें विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। जब जब भी हमारे भारत में भारतीय जनता के द्वारा, नव युवक वर्गों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा स्वतंत्रता की अलख जगी और जब वो शासन के सम्मुख खड़े होने लगे तो शासन है वो उनके विरोध को कुचलने का प्रयास करने लगा, उनको दबाने का प्रयास करने लगा और फिर विदेशों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी जिनसे हमारे भारतीय नव युवक वर्ग है और जनता है वो सोच रही थी जब विदेशों में इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, वहां स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, तो फिर हमारे भारत में क्यों नहीं। इसमें हम प्रमुखतः देखते हैं कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चला था और अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था और यहाँ पर अमेरिकी निवासियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और आखिर में अमेरिका को स्वतंत्रता मिल गई थी। ये जो स्वतंत्रता का मूवमेंट है ये 1776 में अमेरिका में शुरू हुआ था और बहुत जल्दी अमेरिकी निवासियों ने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया था। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी 1789 में, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देते हुए क्रांति कर दी थी और लुई शासकों से जो उनकी तानाशाही थी उनसे मुक्ति प्राप्त कर ली थी। आयरलैंड में होम रूल लीग आंदोलन चला था और वहां पर भी एक गृह शासन की बात की जा रही थी, ऐसा वहां पर हुआ था। तो ये जो घटनाएं विदेशों में हो रही थी ये सारी घटनाओं का भारतीय जन में भी गहरा प्रभाव पड़ा था और यहाँ जो विदेशी आंदोलन हो रहे थे उनका भारत में भी प्रभाव पड़ा और भारतीयों ने सोचा कि जब विदेशों में ब्रिटिश शासन है उनका अन्य देशों से शासन समाप्त हो सकता है आंदोलन और क्रांति के माध्यम से, तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इस वजह से उन्होंने इन्हीं से प्रेरणा लेकर और भारत में राष्ट्रवाद है उसका उदय किया था। नेक्स्ट वाला जो बिंदु आता है अपना वो आता है भारतीयों का विदेश गमन। हमारे भारत में एक वर्ग ऐसा था उस समय जो शिक्षा को अर्जित करने के बाद में वो विदेशों में शिक्षा अर्जित करने हेतु गया था और हम ये कहें कि वो है तो एक उच्च वर्ग जिसको एक सीमित शिक्षा हमारे भारत में प्राप्त हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए जब वो इंग्लैंड और अन्य देशों में गया तो वहां पर उन्होंने उदारवादी मूल्यों को बहुत अच्छी तरीके से समझा। और विशेषकर जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो अधिकतर हमारे भारत के ऐसे विद्वान व्यक्ति जो इंग्लैंड में गए तो उन्होंने ये देखा कि इंग्लैंड में सभी लोग हैं उनके साथ में न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, इंग्लैंड में सामाजिक रूप से समानता है, इंग्लैंड में आर्थिक रूप से सभी को स्वतंत्रता है और यही इंग्लैंड जो अपने निवासियों को इस प्रकार की समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्रदान करता है, वो इंग्लैंड हम भारतीयों को इस प्रकार की समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्रदान नहीं करता। तो ये जो वर्ग है ये उदारवादी मूल्यों को अच्छे तरीके से समझकर और जब ये भारत में पुनः आया तो उन्होंने यहाँ अपने आप को तैयार करके और अंग्रेजी हुकूमत के समक्ष मूवमेंट तैयार किया कि जिस प्रकार से ब्रिटिश लोगों को आप समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करते हो उसी प्रकार से भारतीय जनता को भी समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्रदान होना चाहिए। और ये जो समानता, स्वतंत्रता तभी समानता और न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो अगर हमारे भारतीय जन या भारत का एक वर्ग
विदेश में नहीं जाता और पश्चात शिक्षा का अध्ययन नहीं करता तो उदारवादी मूल्यों को नहीं समझता, और ऐसी स्थिति में भारत में एक जो परतंत्रता है वो लंबे समय तक बनी रह सकती थी। लेकिन जब स्वतंत्रता के उदारवादी मूल्यों को उन्होंने अच्छी तरीके से समझा तो उन्होंने एक राष्ट्रवाद की जो चेतना है वो हमारे भारत में जागृत कर दी थी। नेक्स्ट जो बिंदु आता है इसमें वो आता है आर्थिक शोषण। कहते हैं कि ये मैंने आपको प्रारंभ में भी कहा था कि अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार ये एक समय तक सहन हो सकते हैं। जब बहुत लंबा समय इसको हो जाता है तो सहन करने वाला जो करता है उसके विरुद्ध क्रांति कर देता है। यही चीज हमारे भारत में इस आर्थिक शोषण वाले बिंदुओं को लिए हुए है। इसमें क्या हुआ था कि जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने यहाँ पर जब व्यापारी के एक अधिकार स्थापित कर लिया था तो दो प्रकार की बातें थी यहाँ कि एक तो हमारे भारतीय उद्योग धंधे थे और एक ब्रिटेन में उद्योग धंधे थे। अब ये जो भारतीय उद्योग धंधे हैं इन्हें अंग्रेजी सरकार ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, क्योंकि वो कच्चे माल को सीधे ब्रिटेन में ले जाते थे और उनका फैंसी माल तैयार करके उन्हें भारत के गांव-गांव और बाजारों तक बेचते थे। जब ये उद्योग धंधे भारत के चौपट हुए तो भारत की अधिकतर जनता है वो कृषि पर आश्रित हो गई। अब ये जो कृषि पर भारतीय जनता आश्रित हुई तो निश्चित सी बात है कि कृषि पर बहुत ज्यादा भार बढ़ गया था। अब कृषि है वो स्थायी रोजगार का साधन नहीं है, और फिर वो कृषि उस समय जो मानसून है, अकाल है, इससे भी त्रस्त होने लगी। इस प्रकार से जो भारतीय जनता है उसकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, और उन्होंने ये देख लिया भारतीय जनता ने कि ये हमारी इस आर्थिक दुर्दशा का जो सबसे बड़ा आधार है वो अंग्रेजी शासन है, और जब तक अंग्रेजी शासन भारत से मुक्त नहीं हो जा रहा तब तक हम हमारी जो स्थिति है उसे सही नहीं बना पाएंगे। यहाँ जो आर्थिक शोषण किया गया था ये आर्थिक शोषण भी ऐसा था जिसने भारत में एक बहुत बड़ी अंग्रेजों के समक्ष क्रांति कर दी, राष्ट्रवाद का जो उदय कर दिया था। नेक्स्ट बात आती है इसमें अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानून। हमारे भारत में कभी कभी ऐसे शासक भी आए हैं या नेतृत्व उनके हाथ में आया है जिन्होंने ऐसी नियम या कानून बनाए थे जिन्होंने भारतीय जनता में बहुत बड़ा असंतोष उत्पन्न कर दिया था, और ऐसा ही नाम आता है लॉर्ड लिटन का। ये लॉर्ड लिटन है वो 1776 से लेकर 1780 तक भारत के वायसराय रहे थे, गवर्नर जनरल रहे थे, और इन्होंने इसी दौरान हमारे भारत में क्या क्या किया। सबसे पहली बात इन्होंने आईसीएस में भर्ती के लिए आयु जो 21 वर्ष थी उसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। दूसरी जो बात आती है इसमें वो है समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करवा दिया था। ये प्रेस एक्ट को गैंगिंग एक्ट का नाम भी दिया गया था, और इस प्रेस एक्ट में ये बात थी कि जो भारतीय समाचार पत्र हैं उनके ऊपर प्रतिबंध स्थापित किए जाते हैं। तीसरा जो बात थी वो थी भारत में शस्त्र अधिनियम बना दिया गया था। ये जो शस्त्र अधिनियम है ये भी 1778 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये भी 1778 में बना था, और शस्त्र अधिनियम के माध्यम से ये कर दिया था कि अंग्रेज लोग हैं वो तो भारत में शस्त्र रख सकते हैं लेकिन भारतीयों को शस्त्र रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। जब रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया था तो लॉर्ड रिपन के काल में ही दिल्ली में शाही दरबार लगाया गया था और बहुत ज्यादा भारतीय कोष से पैसे का इस्तेमाल किया गया था। एक और तो अकाल से हमारी भारतीय जनता पीड़ित थी, उन्हें खाने के लिए भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, और दूसरा और भारतीय कोष का दुरुपयोग रानी विक्टोरिया के लिए किया जा रहा था। ये जो चीजें थी ये भारतीयों के लिए
अनुचित थी और भारतीयों को भी ये चीज अनुचित लगी थी। इसी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने 1776 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और उन्होंने भारत में उत्तर दक्षिण है उसका दौरा किया था और इस इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने चेतना जागृत की थी कि अगर हम भारतीय एकजुट नहीं रहे तो निश्चित सी बात है कि अंग्रेज हैं वो इसी प्रकार से दमनकारी कानून बनाते रहेंगे, नियम बनाते रहेंगे और भारतीयों का उत्पीड़न करते रहेंगे। लास्ट बात आती है इसमें इल्बर्ट कानून। सर इल्बर्ट है वो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, मेंबर थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे और सर इल्बर्ट है उन्होंने अपने ही नाम से एक कानून बनाया था। ये कानून क्या था? इससे पहले भारत में जो अंग्रेज जज हैं वो भारतीय अपराधियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे, लेकिन भारतीय जज हैं वो अंग्रेज अपराधियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा भेदभाव था। तो ये इल्बर्ट विधेयक में इसी बात को रखा था कि आगे से जो भारतीय जज हैं वो अंग्रेज अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। सारे अंग्रेज एक हो गए और उन्होंने इसे काले कानून की संज्ञा दी और आखिर में इल्बर्ट विधेयक है उसे समाप्त करना पड़ा। तो यहाँ पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर सहित ऐसे नेतृत्व करता थे उन्होंने ये देखा कि ये जो अंग्रेज हैं उन्होंने एकजुटता के साथ में इस कानून है उसको निरस्त करवा दिया। अगर हम भारतीय भी एकजुट हो जाएं तो निश्चित सी बात है कि ब्रिटिश शासन हमारे विरुद्ध भी किसी भी प्रकार का कोई दमनकारी कानून लागू नहीं कर सकता। तो इल्बर्ट विधेयक ने भी एक बहुत बड़ा आधार प्रदान किया था भारतीयों को कि हमें एकजुट रहना है और कोई भी अगर ऐसा कानून आता है जो भारतीयों के लिए अहितकर है तो हमें उसका पूरी तरीके से विरोध करना है और उस कानून को हमें किसी भी स्थिति में नहीं मानना है। तो ये हमें कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के बिंदुओं को दिखा था कि ये ऐसे कारण हो गए थे जिससे हमारे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। आप निरंतर बने रहिएगा। आगे अपन इससे आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।